सबसे पहले जानिए उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पर्व पर 11:36 पर विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। आज कपाट बंद होने के शुभ मुहूर्त पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। धाम को फूलों से सजाया गया है। इस साल अब तक 7,57,762 यात्री गंगोत्री धाम में दर्शन करके लौटे हैं। ये भाव होते हैं गंगा जी के प्रति जिनका प्रेम अटूट बंधन है, उसको आप व्याख्यान नहीं कर सकते, वो आपकी आंखों में दिखता है। जब माँ की डोली यहाँ से जब निकलती है तो कई श्रद्धालु उनके आंखों में अपना भी आंसू आ जाते हैं, वो उनके भाव होते हैं। ये जो क्षण होता है कपाट बंद और खुलने का, उस समय पाषाण मूर्ति के दर्शन होते हैं, आपका क्या कहना है? ये बहुत सौभाग्यशाली होता है जिस आदमी इस निर्माण दर्शन करता है। जब माता के जो निर्माण दर्शन होते हैं, वो उसके दर्शन करना ही एक अपने में एक मोक्ष है। अच्छा, आपने हर साल पहुंचते हो क्या? मैं विगत तो ऐसा नहीं बता सकता हूँ, फिर भी मैं पिछले 25 सालों से लगातार दोनों टाइम पे कपाट खुलने में और कपाट बंद होने में मैं गंगोत्री धाम सपत्नी पहुंचता हूँ। आज बहुत अद्भुत अनुभव हुआ डोली यात्रा देख के, और ये सब देख के थोड़ा अनुभव अलग है। बलबीर के पास चलते हैं, हमारे साथ गंगोत्री धाम से लाइव इस समय मौजूद है। बलबीर, 11:36 का समय है। बैंड बाजे की धुन के साथ आज शीतकाल के लिए धाम जो बंद किए जाने हैं, इसकी तैयारी के ऊपर सबसे पहले जानकारी दें, तस्वीरें भी दिखाएं, वहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं से बात भी करें कि किस तरह की तैयारी की गई है आज धूमधाम से शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम को बंद करने की। बिल्कुल, कुछ ही देर में वो क्षण आने वाला है जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 11:36 पे वो शुभ मुहूर्त है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं और सभी उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं 11:36 पर, जब मां सब डोली गंगोत्री और उस जत्थे के साथ वो शामिल होंगे। और एक बात और बता दूं कि ये वो पल होते हैं कपाट खुलने और बंद होने के दौरान जब पाषाण मूर्ति के दर्शन होते हैं, और इसका अपना ही महत्व है। आज अन्नकूट का पावन पर्व है और किस तरह के नजारे सुबह से ही गंगोत्री धाम में है, आप देख सकते हो। बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं और जो मुहूर्त है उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग पहुंचे हुए हैं। आप गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी, आज का ये बहुत शुभ दिन है और यहाँ पे कई हजारों की संख्या में लोग आए हैं। और आज जो है माँ गंगा अपने शीतकाल प्रवास के लिए गंगोत्री धाम से हमारा जो मुद्दा के लिए आज रवाना होंगे और सब हम सभी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, आज कपाट बंद हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सभी और माँ गंगा अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए जा रही है और अन्नकूट पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। कितना उत्साह है इस समय श्रद्धालुओं में? देखिए, आप देख सकते हैं प्रमाण जी की काफी उत्साह है। आज माँ गंगा की जो डोली है मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी और काफी सैकड़ों हजारों में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। सभी की खुशहाली के लिए हम कामना करते हैं और माँ गंगा सभी अपनी कृपा बनाए रखे, यही कामना करते हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है और उत्साह की वजह यही है कि आज जो गंगोत्री धाम के कपाट है बंद हो रहे हैं और नजारा आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और सभी इंतजार कर रहे हैं। और अंदर जो तैयारियां हैं, गंगोत्री मंदिर के अंदर जो तैयारियां हैं, पाषाण मूर्ति के भोग दर्शन किए जा रहे हैं और डोली को तैयार किया जा रहा है। और इस समय जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं, मैं सभी से अभी जानना चाहेंगे जो पहुंचे हैं यहाँ पे। देख सकते हो आप किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग मंदिर के बाहर फोटो खींच रहे हैं। जो यादें हैं गंगोत्री धाम कपाट बंद होने की, उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ पे पुरोहित है, किस तरह की तैयारी चल रही है कपाट बंद के दौरान? समस्त देश और प्रदेशवासियों को गंगोत्री से माँ गंगा जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है माँ गंगा जी का शीतकालीन के लिए जो है कपाट बंद कर दिए जाएंगे गंगोत्री में। इससे पहले क्या क्या तैयारी होती है? यहाँ पर अभी गंगा सहस्त्रनाम पाठ का महाभिषेक होगा और सूक्त पूजन जो है अभी चल रहा है मंदिर के अंदर। उसके बाद में जो है माँ गंगा जी की जो विग्रह मूर्ति है के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में
गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे शीतकाल के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में जल्द ही पुलिस के खाली पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। देहरादून के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचे धामी ने ये ऐलान किया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस परेड की सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया, उनसे मुलाकात की। राज्य के 4 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया गया, साथ ही सहायता राशि भी दी गई। सीएम धामी ने कहा है कि विभाग में जल्दी खाली पदों को भरा जाएगा। सीएम धामी ने घोषणा की है कि राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती पर पुलिस जवानों को रजत पदक दिया जाएगा। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहाँ से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर पीएम मोदी जल्द सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं। सोर्सेस की माने तो 9 नवंबर को पीएम मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सैन्य धाम का निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को बद्री केदार के दर्शन किए हैं। राज्यपाल पहले केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर गवर्नर ने बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन किया और देश और उत्तराखंड की समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। साथ ही गवर्नर ने अफसरों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का जायजा लिया और मास्टर प्लान के कामों के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। यहाँ पर जिस गति से यहाँ पर एक विकास हुआ है, ये सब भक्तों का, प्रभु का आशीर्वाद है कि इतने सुंदर तरीके से, नियमित तरीके से यहाँ विकास हुआ है और सबका कोऑपरेशन इतना अच्छा है। उधर मंगलवार को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी अपने परिवार के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे। उन्होंने गंगा पूजन किया और आरती की। मां गंगा से प्रार्थना करके उत्तराखंड की खुशहाली की कामना की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट की और लिखा कि मां गंगा सनातन संस्कृति और आस्था की अविरल प्रतीक है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में मां गंगा का पूजन और आरती की। मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। इस बार दीपावली उत्तराखंड में हर साल से कुछ अलग रही है।
देखिए, देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में इस बार दीपावली पर कम पटाखे जले हैं, जिसका सीधा असर वायु प्रदूषण पर भी देखने को मिला है। राज्य के कई हिस्सों में इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि बीते सालों की तुलना में काफी बेहतर रिकॉर्ड किया गया है और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की इस बार की दिवाली काफी अलग रही है। रिपोर्ट देखिए। बीते सालों में दीपावली की रात भर की आतिशबाजी के बाद अगली सुबह की शुरुआत धुंध और सांस की तकलीफ के साथ होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नजारा कम ही देखने को मिला। यानी प्रदेशवासियों ने कमोबेश जिम्मेदारी का परिचय दिया। हालांकि कुछ जगहों पर एयर क्वालिटी खराब कैटेगरी में जरूर पहुंची, लेकिन बीते सालों की तुलना में ये काफी बेहतर रही। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र और काशीपुर में पिछले साल AQI 300 के पार था, जिसे बेहद खराब माना जाता है, लेकिन इस बार ये आंकड़े नीचे आए हैं। दीपावली की रात देहरादून में AQI 204 रहा, जो पिछले साल के AQI 288 से काफी कम है। सबसे अच्छा प्रदर्शन ऋषिकेश का रहा, जहां AQI 95 रिकॉर्ड किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। बीते साल ये लेवल 133 तक पहुंच गया था। काशीपुर में दीपावली की रात AQI 166 रहा, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। बीते साल यहां AQI 324 तक चला गया था, जो बेहद खराब माना जाता है। एक तो लोगों का एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक महत्वपूर्ण कारण है। जन जागरूकता काफ़ी फैली हुई है। ग्रीन जो पटाखे होते हैं उनका भी प्रचलन बढ़ा हुआ है यहाँ पे, और साथ ही में जिस प्रकार से मैकेनिकल स्वीपिंग और धूल को कम करने के लिए जो काम किए गए नगर निगम देहरादून नगर निगम के द्वारा, काशीपुर ऋषिकेश द्वारा, वो भी अच्छे। मुख्य रूप से ऋषिकेश का AQI काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, वो 50 और 100 के बीच में ही रहा है यहाँ पे, और एक अच्छा स्वागत योग्य कदम भी और एक्टिविटीज़ भी उन लोगों ने वहाँ पे की हुई है। जानकार ये भी मानते हैं कि इस बार दीपावली 2 दिन में बंट गई। कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर को मनाई तो कुछ 21 को मना रहे हैं। इससे पटाखों का असर भी बटा और प्रदूषण में गिरावट आई। अब कारण चाहे जो भी हो, जागरूकता हो या 2 दिन में बटी दिवाली, लेकिन इतना तय है कि राज्य में इस बार वायु प्रदूषण के जो आंकड़े आए हैं वो एक सकारात्मक संकेत हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी भी ऋषिकेश के मेयर को शंभू पासवान को बिहार चुनाव में लाएगी। शंभू पासवान पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। ऋषिकेश के मेयर को शंभू पासवान बिहार के ही रहने वाले हैं। साथ ही बड़ी संख्या में बिहार मूल के लोग भी रहते हैं यहाँ। वोटिंग करने के लिए बिहार जाएंगे। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका उदाहरण गंगोत्री नेशनल पार्क है। यहां पर धराली जैसी बड़ी आपदा भी पर्यटकों के कदम नहीं रोक पाई। 1.5 महीने तक रास्ते बंद रहने के बावजूद अब तक 25,000 से ज्यादा पर्यटक और ट्रैकर्स यहां पर पहुंच चुके हैं, जबकि पार्क बंद होने में अभी तक 1 महीने से भी ज्यादा का समय बाकी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क हिमालयी पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। बीते साल जहां 31,000 पर्यटक पहुंचे थे, वहीं इस बार अब तक 25,000 से ज्यादा टूरिस्ट और ट्रैकर यहां पहुंच चुके हैं। ये तब है जब 5 अगस्त को धराली आपदा के बाद 1.5 महीने तक पार्क पूरी तरह बंद रहा। 15 सितंबर को पार्क को दोबारा खोला गया और अब 30 नवंबर तक ये खुला रहेगा। इस बीच एक बार फिर पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। पार्क प्रशासन को अब तक करीब 70 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि आपदा के बावजूद इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में इस वर्ष जो है अभी तक 25,000 से अधिक संख्या में पर्यटक आ चुके हैं, और जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है तो हमारे पास लगभग 70 लाख रुपए के आसपास हमें अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। 15 सितंबर के बाद से हमने दोबारा जो है ट्रैक रोड्स खुले हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, और हमें लगता है कि पिछले वर्ष की जो फिगर्स रही हैं ये 30 नवंबर तक हम उन फिगर्स तक पहुँच जाएंगे। वो क्वालिटेटिव टूरिस्ट होते हैं जिनको जानते हैं कि ये एरिया विंटर एरिया है, ठंडा इलाका है, थोड़ा सा ट्रैक भी करना पड़ेगा,
और वो डेडिकेटेड लोग होते हैं, पहुंच गए हैं। मैं आशा करता हूं कि पिछले साल का जो 31,000 का हमारा रिकॉर्ड था उससे आगे हम चले जाएंगे, क्योंकि नवंबर 30 तारीख तक हमारे पास समय है। गंगोत्री नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ मिलने वाले खास जानवरों की वजह से लोगों का फेवरेट बन रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड, भूरा भालू, काला भालू, कस्तूरी मृग और नीली आंखों वाले भेड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसी पार्क में स्थित है गौमुख, जिसे गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ग की सीढ़ियां यानी गर्तांग गली भी यहीं पर है, जिसे 2021 में दोबारा खोला गया था। यही गर्तांग गली कभी भारत तिब्बत व्यापार का मुख्य मार्ग था। कोल्ड डेजर्ट कही जाने वाली नेलांग वैली भी यहीं है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। गंगोत्री नेशनल पार्क न सिर्फ एडवेंचर और ट्रैकिंग का गढ़ बन रहा है, बल्कि ये इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच तालमेल का भी बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। यहाँ दिखता है कि कैसे बेहतर मैनेजमेंट के जरिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उत्तरकाशी से बलवीर परमार के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर रुद्रप्रयाग जिले के पर्यटक स्थल चोपता में विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट और चोरी का गंभीर मामला सामने आया, जिसकी शिकायत मंडल पुलिस चौकी में दर्ज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चोपता में बंकर हाउस होमस्टे में ठहरे हुए कुछ विदेशी यात्री जब चेकआउट करने लगे तो होमस्टे के मालिक और उनके स्टाफ ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित पर्यटकों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है, चौकी में शरण ली है और वहां पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। पर्यटकों ने करीब 8 लाख रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिवाली की रात जब पूरा शहर रोशनी और खुशियों में डूबा हुआ था, तब रुद्रपुर के रामपुरा इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। और देखिए, सन्नाटा तोड़ती चीखें, पत्थरों की गूंज यहां पर सुनाई दे रही थी। रुद्रपुर के रामपुरा इलाके में दो पक्षों के बीच में मामूली सी बात पर कहासुनी में देखिए इतनी ज्यादा भिड़ंत हो गई कि गाली गलौज, पत्थरबाजी, लाठी डंडे, लात घुसे सब एक दूसरे पर चला दिए गए। अब करीब आधे घंटे तक ये ड्रामा हुआ। इसके बाद लोगों का कहना है कि पुलिस को जानकारी दी गई, मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। फिलहाल पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर चौकुठिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन अभी भी नहीं थमा है। यहां पर आंदोलनकारियों ने अक्टूबर 24 को बड़े आंदोलन की तैयारी करने का ऐलान किया है। 24 अक्टूबर को चौकुठिया में महारैली के साथ एक पदयात्रा शुरू की जाएगी, जो चौकुठिया से देहरादून तक जाएगी। खास बात यह है कि इस पदयात्रा में महिलाओं के साथ युवा और बुजुर्ग शामिल होंगे। 2 अक्टूबर से अल्मोड़ा के चौकुठिया में अस्पताल को बेहतर करने के लिए जन आंदोलन चल रहा है। लोग आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ आदेश नहीं आया है। इसी को लेकर लोगों की नाराजगी और अब इस आंदोलन को उग्र करने की तैयारी है। पहले महिलाओं की टीम लगाए, तभी जाके हम अनशन स्तर से उठेंगे। और जिस क्रम में जो है एक 6 अक्टूबर को भी महारैली की गई थी, 15 अक्टूबर को भी महारैली की गई थी। अभी 24 अक्टूबर तक यदि हमारी मांगे धरातल पर नहीं मिलती हैं तो एक महारैली के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास के घेराव के लिए हम पद यात्रा के द्वारा निकलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कि भारतीय फुटबॉल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF को अपना नया संविधान लागू करने की मंजूरी मिल गई है। ये फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, खासकर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि प्रदेश का राज्य खेल भी फुटबॉल है। रिपोर्ट देखिए। नए फुटबॉल संविधान लागू होते ही उत्तराखंड को अलग से पहचान मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड का फुटबॉल कभी देश की शान रहा है। यहाँ अमर बहादुर थापा, राम बहादुर छेत्री, अनिरुद्ध थापा, रोहित दानू जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी इसी मिट्टी से निकले हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक किसी भी फुटबॉल संघ ने एक भी राज्य लीग आयोजित नहीं करवाई,
नए संविधान में साफ कहा गया है, जो राज्य या जिला 3 साल तक नियमित लीग नहीं चलाएगा, उसकी संबद्धता खत्म कर दी जाएगी, जिससे अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि एक बार फिर उत्तराखंड के खिलाड़ी अपना परचम लहराएंगे। हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो एज ग्रुप है, अंडर 10 है, अंडर 6 है, अंडर 12 है, अंडर 14 है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हों, लीग्स हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों, क्योंकि उत्तराखंड में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको टूर्नामेंट्स की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाती है। तो हमारे जो है 11 इंटरनेशनल प्लेयर जो है देहरादून में नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फुटबॉल के जो क्लब्स हैं वो देहरादून में लगभग 3 दर्ज है, लेकिन हो क्या रखा है कि जो एक्टिविटीज़ है वो चल रही है हल्द्वानी से संचालित हो रही है। यहाँ क्लबों को रजिस्ट्रेशन के लिए रोना पड़ रहा है, क्लब यहाँ पे फुटबॉल की लीग नहीं हो रही है। नया संविधान तय करता है कि कोई भी व्यक्ति 12 साल से ज्यादा संघ में पद पर नहीं रह सकेगा और अब खिलाड़ियों को सीधे प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राज्य संघों में जगह दी जाएगी। इस संविधान के तहत अब किसी भी राज्य फुटबॉल संघ में सरकार का मंत्री या पदाधिकारी कोई पद नहीं संभाल सकेगा, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल थे, लेकिन अब नए संविधान के मुताबिक कोई भी मंत्री अध्यक्ष नहीं बन सकता। अरे साहब, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा सब पे मान्य है, मुझ पे भी मान्य होगा। जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी फुटबॉल एसोसिएशन में पदाधिकारी नहीं रह सकता तो मुझ पे भी लागू होगा। फुटबॉल के इस नए संविधान ने खेल की राजनीति और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन साथ ही ये खिलाड़ियों के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद भी जगाई है, जहां फैसला मैदान का होगा, कुर्सी का नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश के नटराज चौक पर एक रेस्टोरेंट में एक किंग कोबरा घुस गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने जब इस सांप को देखा तो वो डरकर भागने लगे। हड़कंप मच गया पूरे रेस्टोरेंट में। अफरा तफरी के बीच में वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। स्नैक कैचर कमल राजपूत मौके पर पहुंचे और किंग कोबरा को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। अभी तक हमने लगभग 20,000 प्लस तो मैंने रेस्क्यू कर दिए होंगे सांप। और करते क्या है आप सांप पकड़ने के बाद? क्या ठीक है, हम उनको सेफली रेस्क्यू करके और उनको उनके अनुकूल वातावरण में जंगल में अपने लिया के हम छोड़ देते हैं। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कई अन्य वन जीव भी फल फूल रहे हैं, जिसमें एक दुर्लभ शिकारी पक्षी भी है जो कभी यहाँ पर प्रवास में आता था, लेकिन अब वो यहीं रहकर रह गया है और यहीं बस गया है। रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट को ऐसे ही वन्य जीवों का स्वर्ग नहीं कहा जाता। ये जल, थल और नभ में विचरण करने वाले कई जीवों की आरामगाह है। कॉर्बेट प्रशासन यहाँ शिकारी पक्षियों पर एक रिसर्च कर रहा है। WWF के साथ किए जा रहे इस शोध में एक पक्षी को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्लाज फिश ईगल यहाँ प्रवासी पक्षी बनकर आता था, लेकिन वर्तमान में वो यहाँ घोंसले बनाने लगा है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। हमारे क्षेत्र में भी वो माइग्रेटरी के रूप में इस क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु अभी देखा गया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और आसन बैराज जो उत्तराखंड में है वहाँ पर वो नेस्टिंग करता है। हमारी जो अभी रिसर्च चल रही है, जो रैप्टर्स पे रिसर्च चल रही है, उसके अंतर्गत हमने उसके नेस्ट जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ढिकाला में और आसन बैराज में, वहाँ पर उसके नेस्ट हमने देखे। वन्य जीव प्रेमियों की माने तो प्रवासी प्लाज फिश ईगल अब यहीं का होकर रह गया है। ये मछली पर डिपेंड है और यहाँ के ढिकाला से होकर जाने वाली रामगंगा नदी में पाई जाने वाली मछलियाँ इसका भोजन है। यहाँ हो रही सुरक्षा के चलते इस नदी में मछलियाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो यहाँ के स्वस्थ इकोसिस्टम को दिखाता है। पक्षी की बात हो रही है, बहुत एक तो दुर्लभ पक्षी है और पूरे विश्व में कुछ हजार ही इनकी संख्या है। और पहले ये कॉर्बेट या भारत में जो है एक प्रवासी पक्षी के तौर पर आता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये परमानेंट यहीं पर निवास करने लगा है। और पलासेस फिश ईगल का पाया जाना किसी भी परिस्थिति के लिए एक अच्छा द्योतक है। ये मेनली फिश पर डिपेंडेंट है। और कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट रैप्टर्स के मामले में बहुत विख्यात है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को जैव विविधता का धनी कहा जाता है। प्लाज फिश ईगल एक उदाहरण मात्र है।
अगर यहाँ और रिसर्च की जाए तो इस तरह के कई मामले सामने आ सकते हैं जो इस जैव विविधता के और समृद्ध होने की पुष्टि करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।